नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? नेशनल इनकम मतलब पूरे देश की इनकम। पूरे देश, हम लोग जो भी मेहनत करके कमाते हैं, सिंपल, देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति जितना अपने मेहनत से अर्न करता है वही क्या कहलाता है? नेशनल इनकम। तो यहां पहला दो टर्म को समझना है। एक वर्ड है मेरा नेशनल इनकम और दूसरा है डोमेस्टिक इनकम। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? कोई भी इंडिया का रेसिडेंट, कोई भी रेसिडेंट, रेसिडेंट का मतलब क्या हो गया? कोई भी इंडियन, ध्यान से समझिए, कोई भी रेसिडेंट पर हो, वो पर्सन जो रेसिडेंट हो किसका? इंडिया का। पर्सन का मतलब नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन, वो इनकम जनरेट कर रहा हो कहां? आइदर इन इंडिया और अब्रॉड। कोई भी रेसिडेंट अगर इनकम जनरेट करता है इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर तो कहां शामिल हो जाएगा? नेशनल इनकम में। सोचिए, अगर आप पढ़ के सीएफए कर लिए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट बन गए, आप यूएसए में जॉब करते हैं, तो आप इंडियन रेसिडेंट हैं लेकिन जॉब कहां कर रहे हैं? यूएसए में, अमेरिका के अंदर जॉब कर रहे हैं। क्या वहां जो पैसे कमाएंगे, जो डॉलर में पेमेंट मिलेगा आपको, क्या पैसा वहीं छोड़ देंगे? नहीं, वो पैसा लेके कहां जाएंगे? इंडिया। यानी जो कोई भी रेसिडेंट, चाहे वो इनकम जनरेट कर रहा होगा इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर, वो क्या कहलाता है? नेशनल इनकम। लिखेंगे इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट resident within economic territory, within generated by resident within economic territory or outside the इकोनॉमिक टेरिटरी। क्या वर्ड लिखे? इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट, मतलब इनकम जनरेट करने वाला कौन होना चाहिए? एक रेसिडेंट होना चाहिए। रेसिडेंट मतलब क्या होना चाहिए? रेसिडेंट का मतलब सिंपल वर्ड में समझिए, एक इंडियन होना चाहिए, है ना? इंडियन। उसमें एक चीज और जोड़ देंगे, पर्सन। अब पर्सन बताइए कितने टाइप का होता है? दो, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन, दोनों को शामिल करेंगे इसके अंदर। नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल। अब ये बताइए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आर्टिफिशियल पर्सन का एग्जाम्पल दीजिए। एचडीएफसी बैंक आर्टिफिशियल पर्सन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, टीसीएस, ये क्या है? टाटा, वो सब क्या कराएगा? आर्टिफिशियल पर्सन। अब इस बताइए, रिलायंस इंडस्ट्रीज इनकम, इसका बिजनेस कहां पे? भारत के अंदर भी है और आउटसाइड दी इंडिया भी है ना? तो एक पहला एग्जांपल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जनरेट्स इनकम फ्रॉम इट्स ऑफिस इन दिल्ली। चलिए, दिल्ली के अंदर उसका एक ऑफिस है, वहां से इनकम जनरेट कर रहा है। अब बताइए, रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या है? रेसिडेंट है कि नहीं? कह सकते हैं इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। कह सकते हैं कि इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सिंपल सी बात है, अगर कोई रेसिडेंट इनकम जनरेट कर रहा है इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर, दोनों में क्या कराएगा? नेशनल इनकम। अभी डोमेस्टिक इनकम समझे नहीं, इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अब दूसरा एग्जांपल एक और बताइए। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट भी तो कंपनी है, क्या वो रेसिडेंट है? अगर वो पैसे कमाएगा तो कहां ले जाएगा? इंडिया के अंदर उसका बिजनेस है, रिलायंस क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का या फिर गूगल का।
इंडिया के अंदर बिजनेस कर रही है, लेकिन अगर वो यहाँ इंडिया के अंदर बिजनेस करके प्रॉफिट जो अर्न करेगी, क्या इंडिया में छोड़ देगी? नहीं, वो अपने देश ले जाती है ना। तो सिंपल सा बात है, क्या माइक्रोसॉफ्ट रेसिडेंट है? नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट अगर इनकम जनरेट इंडिया के अंदर कर रहा है तो नेशनल इनकम में शामिल होगा? बिल्कुल नहीं बच्चों, से रेसिडेंट नहीं है। चलिए अब थोड़ा समझते हैं डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या हुआ? इनकम जनरेट कहां होना चाहिए? विद इन इंडिया। वर्ड समझिएगा, इनकम जनरेट होना चाहिए विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, है ना, विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, आइदर बाय रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। वर्ड क्या बोले? डोमेस्टिक इनकम का मतलब ये हुआ कि इनकम जनरेटेड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी आइदर बाय रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। बिल्कुल डोमेस्टिक, अगर इंडिया के अंदर उसका कारोबार चल रहा है, अगर इनकम जनरेट इंडिया के अंदर हुआ है, इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर हुआ है, तो जनरेट करने वाला चाहे रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, वो क्या कहलाएगा? डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इसका एग्जांपल समझिएगा। पहला एग्जांपल दे, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जनरेट्स इनकम from its office in दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिए इनकम जनरेट कर रहा है कहां पे? दिल्ली के अंदर। तो दो चीज यहां है, पहला चीज ये रेसिडेंट हो गया, और दूसरा दिल्ली के अंदर है, तो दिल्ली कहां पे आता है? विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। तो कह सकते हैं इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज वेल एज। एक चीज जो पहले इसको सिंपल रखते हैं, इन डोमेस्टिक इनकम। तो दिक्कत है दोनों, यानी कोई भी इनकम ऐसा तो नहीं कह सकते कि जो नेशनल इनकम है वो डोमेस्टिक इनकम नहीं होगा। नहीं, इसका मतलब एक नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम भी हो सकता है, और डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम भी हो सकता है। एक हमेशा नेशनल नहीं नहीं, दूसरा एग्जांपल सुनिए, दूसरा एग्जांपल, माइक्रोसॉफ्ट जनरेट्स इनकम फ्रॉम इट्स ऑफिस इन दिल्ली। अब बताइए माइक्रोसॉफ्ट क्या हो गया, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट? और ये दिल्ली कहां पे हो गया? विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। कोई दिक्कत है, ये कहां गया? विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। एक चीज बताइए, तो क्या ये नेशनल इनकम होगा? क्या ये नेशनल इनकम होगा? इनकम जनरेट करने वाला रेसिडेंट होगा तो नेशनल इनकम होगा। क्या यहां ये रेसिडेंट है? नहीं, तो सर नेशनल इनकम तो होगा नहीं। लेकिन इनकम जनरेट कहां हो रहा है? विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। अगर इनकम जनरेट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी होगा तो इट इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इट इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक एग्जांपल और हम लिखते हैं, जैसे नोट कर लीजिए पहले। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब एक चीज बताइए कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरा है कि डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलिए ध्यान से देखिएगा। डोमेस्टिक इनकम
इसका दो पार्ट था, इनकम हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम। क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, एक बार देखिए पहले आप समझिए इस चीज को, अभी जस्ट याद ही हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट मिला है कि डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो डोमेस्टिक इनकम का डेफिनेशन हम क्या बताए थे कि इनकम जनरेट होना चाहिए विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, जनरेट करने वाला आइदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तो कह सकते हैं दो पार्ट बना कि इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। इसको समझिएगा, इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, मतलब इनकम जो जनरेट हो रहा है विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, किसके द्वारा, रेसिडेंट के द्वारा। दूसरा पार्ट क्या लिखेंगे, इनकम जनरेटेड नॉन रेसिडेंट बाय नॉन रेसिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। क्या बोले, इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेसिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। कोई दिक्कत है इसमें। तो कह सकते हैं, मान लो इस पॉइंट को हम ए नाम दे दे, इस पॉइंट को बी नाम दे दे, तो कह सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम, कोई दिक्कत है। चलिए, हमको डोमेस्टिक से क्या निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है। चलिए, अब यहां से देखिए कि ए प्लस बी मतलब ये दोनों जुड़ के बात कर रहा है। अगर हम ए इज इक्वल टू इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट को रख लेते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक इनकम माइनस बी। कोई दिक्कत है। अब एक चीज बताइए, नेशनल इनकम के डेफिनेशन में क्या था, दो पार्ट वहां भी था, इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी एंड इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। अच्छा, इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग कहां अर्न कर रहे हैं, एब्रॉड में अर्न कर रहे हैं। तो अगर कोई भी इंडियन सिटीजन अगर भारत के बाहर पैसा कमा रहा है, तो पैसा लेकर तो इंडिया में आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। कोई दिक्कत, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, कोई दिक्कत इसमें। तो अगर मान लीजिए हमारा ए में क्या दिया हुआ है, इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, तो ए पॉइंट तो है, इसमें अगर विदेशों से कमाया हुआ पैसा अगर जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम नहीं बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, ए पॉइंट रहने दीजिए, प्लस इनकम, इसको क्या लिखते हैं, इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम माइनस बी, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दो तब ऐड कर देते हैं, इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी प्लस कर देते हैं इसमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कोई दिक्कत। तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा डोमेस्टिक इनकम। अब देखिए माइनस बी, बी किसको माने हैं, इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेसिडेंट, कोई फॉरेनर हमारे यहाँ आके पैसा अर्न कर रहा है, तो जो पैसा वो यहाँ अर्न कर रहा है क्या यहाँ छोड़ेगा, वो पैसा लेके तो चला जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, टू अब्रॉड। ध्यान से समझिए आपको, अगर हम पैसा बाहर में जाके कमाते हैं, अब्रॉड में जाके कमा रहे हैं, तो वहां से पैसा क्या करेंगे, लेके आएंगे, फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड, वहां से आना है। अब जो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अंदर बिजनेस कर रही है, तो वो जो पैसा कमाई, क्या पैसा यहाँ छोड़ देगी, नहीं ना। तो माइक्रोसॉफ्ट अगर भारत के अंदर पैसा कमा रही, पैसा लेके कहां जाएगी, अपने देश चली जाएगी, यूएसए चली जाएगी।
तो टू अब्रॉड, तो इस बी नंबर पॉइंट में लिख सकते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बी को। अब यहां फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड किया तो इसको भी क्या कर देंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ये क्या निकल के आ गया मेरा नेशनल इनकम, कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू क्या होगा डोमेस्टिक इनकम यानी देश के अंदर कमाया हुआ पैसा प्लस, अब देखिए इस दोनों को एडजस्ट करते हैं, दोनों को एडजस्ट करते हैं। मान लीजिए वहां से कमा के 100 करोड़ पे लेके आए, यहां से 80 करोड़ कमा के लेके गया, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलेंगे। ये पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव हो सकता है, हम अभी पॉजिटिव मान के चलते हैं, है ना। तो यहां लिखिए क्या, अगर इस दोनों को एडजस्ट करेंगे जैसे ऐसे कर देते हैं, देखिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, कोई दिक्कत नहीं। तो इज इक्वल टू एक मिनट डोमेस्टिक इनकम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो मान लो ये 100 है, ये 80 है तो पॉजिटिव आएगा, अगर ये 100 है 150 हो गया तो निगेटिव आएगा, तो यहां माइनस टू अब्रॉड हो जाएगा। तो हम अभी पॉजिटिव मान के चलें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब समझ में आया नेशनल इनकम कैसे डिराइव करना, नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे, डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को अगर जोड़ देंगे, समझिए नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम, अब प्लस का साइन देते हैं, इसको ब्रैकेट में लाते हैं, है ना, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, कोई दिक्कत है। अब समझिए तो डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कोई दिक्कत है इसमें। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, नोट कीजिए पहले इसको और एक बार रिपीट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए मेरे से। डोमेस्टिक इनकम से हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सा बात है, डोमेस्टिक इनकम में दो इनकम को शामिल किया जाता है, बस इनकम जनरेट करना चाहिए विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, चाहे रेसिडेंट का हो चाहे नॉन रेसिडेंट को। अब एक बात है, नॉन रेसिडेंट जो इनकम जनरेट कर रहा है यहाँ पे तो रखेगा नहीं, लेके चला जाएगा, है ना, तो नॉन रेसिडेंट की इनकम को हटा देंगे और हम लोग जो इंडियन फॉरेन में जाके कमा रहे हैं वो पैसा वहां से लेके आएंगे, अगर डोमेस्टिक इनकम में वो ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सिंपल सी है नेशनल इनकम, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दो इसको। चलिए अब समझते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि अमाउंट, समझिए पहले इसको, अमाउंट जो एक बायर पे करता है, अमाउंट एक बायर जो पे करता है, अमाउंट पेड बाय बायर, कोई दिक्कत इसमें। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि एक सेलर जो रिसीव करता है ना, एक सेलर जो रिसीव करता है, हाँ, सेलर या फैक्टर ओनर भी कह सकते हैं इसको, है ना, छोड़ो उसको जरूरत नहीं इतना। अब एक पॉइंट है यहाँ पे, क्या दोनों सेम है, सेम तो लग रहा है कि अगर अभी हम ये पेन आपको 10 रुपए बेचेंगे तो हमको 10 ही मिलेगा, तो यहां सेलर लिख देते, एक और वो लिखते फैक्टर ओनर। लेकिन एक चीज आप देखेंगे, कोई भी प्रोडक्ट जब आप खरीदते हैं तो ध्यान दीजिएगा, उसको जहां MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा रहता है उसके ब्रैकेट में एक वर्ड लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, और टैक्स किसको जाता है, गवर्नमेंट को जाता है, सिंपल सी बात है। एक एग्जांपल, दूसरा, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाइए, मान लीजिए आप सारी फैमिली के पार्टी की अपने बर्थडे पार्टी और उसमें 5,000 रुपए का बिल आया, खाना खाए कितने का, 5,000 रुपए का, लेकिन उस पर GST जोड़ देगा 18%,
ऐसा आता है ना। तो 5,000 प्लस 18% जोड़ दिया, 900 रुपए उसका भी वो जोड़ दिया, लेकिन आप खाना खाए कितने का, 5,000 रुपए का, लेकिन आप पे कितना कर रहे हैं, 5,900। अच्छा ठीक है, अब जहां जो होगा लिमिट उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, परसेंटेज मान लेते हैं जो भी जीएसटी होगा। तो अगर मान लीजिए कि 5% हो, 10% हो या 18% हो, तो 18% ही हम पे किए, तो हमने पे कितना किया, 5,900 रुपए। लेकिन उस मतलब क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट वाले को कितना मिलेगा वहां पे, 5,000 नहीं, उसको मिलेगा कितना, 5,000 ही मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं जो एक बायर पे करता है वो पूरा का पूरा पैसा उसके ओनर को नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें टैक्स क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। कोई दिक्कत नहीं। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, आपने एक शर्ट परचेज किया जिसका प्राइस था मान लीजिए 1,000 रुपए, है ना। प्लस इस पे क्या कर दिया गया, अब टैक्स कितने होते हैं हम बता देते हैं आपको थोड़ा सा। जीएसटी हम यहां लिख दे रहे हैं, मान लो ₹200 मान लेते हैं अभी, है ना। तो जो इसका प्राइस होगा, है ना, मार्केट प्राइस, ₹1,200। कोई दिक्कत नहीं, कह सकते हैं कि एक बायर कितना पे करेगा, ₹1,200। अमाउंट पेड बाय बायर, कोई दिक्कत नहीं। एक बायर कितना पे करेगा, ₹1,200, लेकिन उसके फैक्टर ऑनर कितना रिसीव करेगा, सिर्फ ₹1,000। रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑनर, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज, ये ₹200 कौन करेगा, रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट, है ना। हम यहाँ जीएसटी लिखे हैं, समझिए। टैक्स की थोड़ा बात कर लेते हैं, एक ओवरऑल आइडिया को देते हैं। जो टैक्स होता है वो दो टाइप का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स जिसको हम लोग इनकम टैक्स भी बोलते हैं, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें बहुत सारे टैक्स जैसे वैट, अब ये लोग ये सब हटा दिया गया, वैल्यू एडेड टैक्स, है ना, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, है ना, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स। अब क्या किया गया, अभी भी कुछ कुछ जगह ये टैक्स है, बाकी रिमूव कर दिया गया, इस सबको रिप्लेस किससे किया गया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिप्लेस। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे ये इनकम टैक्स इनकम पे जो लगेगा, है ना, जब आप कोई वर्क जॉब करते हैं आपको सैलरी मिलेगा, उस सैलरी से जो इनकम होगा उस सैलरी पे इनकम टैक्स लगेगा। डायरेक्टली जब इनकम जनरेट करते हैं उस पर टैक्स देते हैं, लेकिन अगर जहां गुड्स और सर्विसेज का परचेज सेल होता है वो कहां लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। कोई दिक्कत है इसमें। अब ध्यान समझिए, एक वर्ड और आपको बताएंगे, जैसे टैक्स की वजह से क्या होता है, मार्केट प्राइस लिख सकते हैं, ड्यू टू इनडायरेक्ट टैक्स, मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीजेस। कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से क्या होता है, मार्केट प्राइस बढ़ जाता है। कोई दिक्कत इसमें। दूसरा एक चीज वर्ड आता है इसमें, सब्सिडी, सुने हैं, जो गवर्नमेंट से वापस होती है, हाँ सब्सिडी। एक तरह से कह सकते हैं गरीब लोग को गवर्नमेंट वित्तीय सहायता देती है ना, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द पुअर पीपल, है ना। मतलब नॉर्मल
एक चीज एक समझने दीजिए पहले। सब्सिडी की वजह से क्या होता है, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से प्राइस तो बढ़ जाता है, और सब्सिडी की वजह से क्या होता है, कम हो जाता है ना। ड्यू टू सब्सिडी मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स डिक्रीजेस। अब एक बात समझिए ध्यान से, प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं। अभी गवर्नमेंट जो बीपीएल वाले लोग हैं उनको देखिएगा, गेहूं और चावल है ना बहुत सब्सिडाइज रेट पे देती है। हाँ हाँ, राशन कार्ड जो बोलते हैं, कैसे 5 रुपए केजी के आसपास शायद मिलता है, कंफर्म नहीं बता सकते हैं। क्या गेहूं का कीमत या चावल का कीमत 5 रुपए मार्केट में मिलेगा? नहीं। एक सेलर है जो बेच रहा है 40 रुपए केजी, गवर्नमेंट आके बोलती है भाई साहब आपको कितने में देना है इसको, लोगों को 5 रुपए में देना है। क्या वो सेलर मानेगा? नहीं। वो बोलता है कि नहीं ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। गवर्नमेंट बोली कोई दिक्कत नहीं है, आपको आपको करना क्या, आप जो 40 रुपए का प्रोडक्ट है, चावल जो 40 रुपए मिल रहा है, आप उन लोगों को 5 रुपए केजी दीजिए, बाकी आपका नुकसान कितना रहा प्राइस से वो मैं आपको पे कर देता हूं, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, सब्सिडी की वजह से मार्केट प्राइस क्या होता है, घट जाता है। कोई दिक्कत नहीं, ये समझ आ गया आप लोगों को, इसको नोट कर लीजिए पहले। फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस समझ में आ गया। अब एक चीज समझिए हमको, जैसे मान लीजिए कि वैट, जैसे हम लोग जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, जीएसटी लिख देते हैं डायरेक्ट। जीएसटी मान लीजिए 100 करोड़ रुपीज है ना, और सब्सिडी सब्सिडी 80 करोड़ रुपीज है ना। तो अब बताइए मार्केट प्राइस अगर इसको बोलते हैं, अगर दोनों को एडजस्ट करेंगे तो बोलेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। अब समझते हैं कैसे। कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था, प्लस क्या किए जीएसटी ₹10 दिए, तो मार्केट प्राइस कितना आ गया, 110 रुपया, है ना। तो इधर देखिए, मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे फैक्टर कॉस्ट है ना, प्लस क्या कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सब्सिडी है तो क्या होगा, जो फैक्टर कॉस्ट होगा, है ना, फैक्टर कॉस्ट, अच्छा मार्केट प्राइस क्या था, कम हो जाता है, तो फैक्टर कॉस्ट जो लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए इसको, तो देखिए फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या होगा, जो मार्केट प्राइस होगा माइनस सब्सिडी, कोई दिक्कत नहीं। फैक्टर कॉस्ट में अगर इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ेंगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगा, लेकिन अगर फैक्टर कॉस्ट अगर निकालना है तो सब्सिडी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ध्यान से देखिए मार्केट प्राइस में हम कह सकते हैं जो हमारा फैक्टर कॉस्ट होगा प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, कोई दिक्कत नहीं। फैक्टर कॉस्ट प्लस एन नेट इनडायरेक्ट टैक्स, कोई दिक्कत इसमें, ये समझ आ गया, इसको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब हम बात करेंगे मेथड का, कंप्यूटेशन का मेथड जो होता है उस पर आएंगे। एक और रखना है, अगर मार्केट अगर इसको इधर लाना होगा, ये भी हो सकता है कि फैक्टर कॉस्ट प्लस सब्सिडी इक्वल टू मार्केट प्राइस, ये भी हो सकता है। अगर इसको अगर एक और ड्राइव करेंगे तो ये भी आप लिख सकते हैं,
सर मैथ्स का नाम बता दीजिए। नहीं, प्रैक्टिकली सोच के देखिए, जैसे हम फैक्टर कॉस्ट, हम तो उस दुकानदार को से चावल परचेज कर रहे हैं, तो कितना पे किए थे, 5 रुपए, लेकिन उसको गवर्नमेंट सब्सिडी का पैसा देती है, तो मार्केट प्राइस सब फैक्टर कॉस्ट प्लस सब्सिडी है ना, तो वो हो जाएगा। या इसको नहीं मिली। अब बात करेंगे थोड़ा सा हम लोग, यहाँ से अब जो स्टार्ट करेंगे कंप्यूटेशन के मेथड का, यहाँ से हम लोग डेफिनेशन ड्राइव करना शुरू करेंगे। जीडीपी एट एमपी क्या होता है, जीडीपी एट एफसी क्या होता है, एमपीएफसी समझ गए, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस। हाँ, अब उसको समझना शुरू करेंगे। पहले देखते हैं मेथड्स की बात करते हैं। मेथड्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम टोटल 3 मेथड है। वैल्यू एडिशन मेथड, और बताइए दूसरा, और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड है ना। 3 मेथड होता है, तीनों को हम लोग को बारी बारी से पढ़ना है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, किसी भी मेथड से आंसर निकालेंगे आंसर एक ही होगा, है ना। हाँ, सेम आंसर होगा। अब वो भी जानेंगे क्यों सेम होता है ना, इसको भी सीखना है हम लोग को। तो पहला से देखते हैं, पहले वैल्यू एडिशन मेथड की बात करते हैं। सर इसमें वो जो यूज होता है डेरिवेटिव्स में बदले जाते हैं। क्या बदल जाता है? डेरिवेटिव्स का ये अच्छा, थोड़ा सा समझिए पहले।